नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। आज जिन 3 अहम मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल सरल और मुकुंद झा। जो 3 अहम मुद्दे हैं उसमें सबसे पहले है बिहार का चुनाव, जहां उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और दिखाई दे रहा है कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के बीच घमासान है। आपसी घमासान भी कम नहीं है। सीट के बंटवारे को लेकर कोहराम मचा हुआ है। किस तरह से निपटेगा इंडिया गठबंधन का आपस का मामला और एनडीए का आपस का मामला, इस पर हम करेंगे चर्चा। और दूसरा मुद्दा है देश में मनुवाद का राज, जिसकी सीधी पड़ रही है दलितों पर मार। दिखाई देता है कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने से लेकर आईपीएस का सुसाइड और फिर रायबरेली में मजदूर की लिंचिंग, तीनों ही चीजों में जिस तरह से दलित अस्मिता पर चोट है और मारने वालों की जय जयकार हो रही है, वह एक गंभीर चुनौती है। तीसरा मुद्दा है बिल्कुल साफ आपराधिक चुप्पी। बच्चे मर रहे हैं, 25 से अधिक बच्चे मर गए सिर्फ जहरीले कफ सिरप की वजह से, लेकिन ना कोई जिम्मेदार है ना कोई जवाबदेह है। सब कुछ ऐसा चल रहा है मध्य प्रदेश में जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जबकि बंगाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर हमला होता है और सुबह से लेकर शाम तक उस पर होती है टीआरपी वाली चर्चा। आखिर क्यों ऐसा है? सबसे पहले हम चलेंगे बिहार की तरफ। बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोनों ही गठबंधन बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है और इस मंथन के बीच साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल हो रहा है। आखिर क्या यह सीटों का बंटवारा और जमीन पर राजनीति कोई गुल खिला पाएगी, कोई रास्ता निकल पाएगा? इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, मेरा मानना है कि अब सारा दारोमदार जो है सीट बंटवारे और उसके साथ ही प्रत्याशी के चयन पर भी निर्भर है। कौन कितना स्मार्टली अपने वोट, अपने सीट को बांटता है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घोषणा पत्र तो पहले ही आ चुका है, पैसे बढ़ चुके हैं, एसआईआर हो चुका है और तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अब सब कुछ दारोमदार सीट बंटवारे और प्रत्याशी के चयन पर है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि जहां तक मोदी जी यानी बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है एनडीए, उसके बीच जो फुटअव्वल है, जो रस्साकसी है, वह तो मैनेज हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और अमित शाह जी हैं तो मुमकिन है। सबसे बड़ी चुनौती इस समय विपक्ष के पास है, इंडिया गठबंधन के सामने है कि वह आखिरकार जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसे कैसे कंट्रोल करती है और किस तरह से अकल के साथ सीटों का बंटवारा करती है ताकि रस्साकसी ना हो नीचे। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाव, जैसे आपने बताया जो अब तो सीट शेयरिंग का ही खेल है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है दोनों गठबंधनों के अंदर जो बड़े घटक हैं उनमें तो लगभग समझौता दिख रहा है। जो क्या, चाहे एनडीए में बीजेपी और जेडीयू हो और इधर कांग्रेस और आरजेडी के बीच, लेकिन छोटी जो घटक दल है उनमें पेच फंसा हुआ है। तो अब ये देखना है कौन जीतेगा, हारेगा ज्यादा, कौन बचता है गठबंधनों के अंदर आखिरी दौर तक, वो देखना जरूरी है। मुकुल, जो दिखाई दे रहे हैं बिहार से जो तस्वीर आ रही है, लगातार मंथन चल रहा है और यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चुनाव घोषणा से पहले ही मोदी जी तो हर बार ही चुनाव की घोषणा से पहले बैटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन बिहार की धरती खास है कि विपक्ष ने पहले ही अपनी बैटिंग और अपने गठबंधन की यूनिटी को जमीन पर दिखाना वोटर अधिकार यात्रा से भी शुरू कर दिया था, उससे पहले भी। लेकिन अभी भी जिस तरह से एक एक दल अपनी अपनी बात करे जा रहे हैं और उसमें लग रहा है कि काफी अभी खींचतान, पिक्चर अभी बाकी है। इतना टाइम लग रहा है, क्यों? हाँ, ये वैसे हर चुनाव में होता है कि आखिरी समय तक चीजें ये चलती हैं, बार्गेन करना चाहते हैं, हर आदमी अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। और आज जब हम बात कर रहे हैं शुक्रवार 10 अक्टूबर को, पहले दौर के लिए नामांकन शुरू हो चुका है 121 सीटों के लिए। तो मुझे लगता है कि पहले दौर के लिए तो अभी इनमें सहमति बन जानी चाहिए थी, और आपने जैसे कहा बिल्कुल सही है कि एनडीए में अंततः बन जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान को कभी इधर बताया जा रहा कभी उधर, पर उन्होंने फिर साफ कह दिया जहां मोदी जी हैं मैं वहीं हूं। तो मोदी जी तो संभाल लेंगे, पर यहाँ जो है वहां भी महत्वाकांक्षाएं भी हैं और अपना हक भी है। जहां सीटों पर जिन लोगों ने काम किया उन्हें बराबर की वो मिले, क्योंकि पिछली बार का सबक लेना चाहिए। अगर वो सबक नहीं लेगी, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो,
चाहे माले हो, कि हम लोग इतनी सीटों पर लड़ेंगे, ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। अगर सबक नहीं लिया तो फिर अगर सीट बंटवारा सही से नहीं हुआ तो फिर जो है बाजी चूक जाएंगे। मुकुंद, जो चीज दिखाई दे रही है, चलिए अगर हम एनडीए को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो सारे सेलिब्रिटीज भी गाना गा रहे हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, वो सब छोड़ दिया जाए। यहाँ पर जो विपक्ष है, विपक्ष के बीच जिस तरह से तेजस्वी अपने को घोषणा कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं, और आज देखिए सब जगह हेडलाइंस है कि किस तरह से वह मुख्यमंत्री बनते ही हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। उधर मुकेश सहनी है, उन्होंने कहा भाई सीट कितनी भी मिले मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा ही। मतलब सत्ता कहाँ है, सत्ता के लिए लड़ाई कहाँ है, यहाँ सारे लोग अपने को कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इसे ही मोदी जी भुनाएंगे विपक्ष के खिलाफ कि यहाँ तो सब लोग सीट के लिए ही लड़ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी का जहां तक सवाल है ना, आरजेडी का, वो सीएम फेस है, वो डिक्लेयर हो चाहे ना हो सबको पता है। वो बिहार की जनता को भी पता है, अपोजिशन को भी पता है, और घटक दलों को भी पता है। कांग्रेस इसमें बस थोड़ा सा पेच डाल रही है, बड़ा प्रेशर। भूपेश बघेल ने जिस तरह से बोल दिया, कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो वो एक कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो पिछले चुनावों तक लगता था आरजेडी के कहने पर चल रही है, जो आरजेडी जो चाहती है उसको मान रही है, इस बार लग रहा है कांग्रेस आंख में आंख डाल के बात कर रही है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसको लग रहा है पिछली बार भी जो उसका हुआ पिछले चुनाव में, वो आरजेडी और बाकी घटक दलों ने उसको बेवकूफ बनाया। 4-4 बार से जो सीटें हारी जा रही थी उसको पकड़ा दी गई। इस बार जो कांग्रेस के हिसाब से जो खबरें आ रही है उसमें ये 36 सीटें उन्होंने पहले ही फाइनल कर ली हैं, जो जिताऊ सीटें वो हमें चाहिए। तो इस तरीके की रणनीति उधर से भी हो रहा है। और मुकेश सहनी का है सबसे, दोनों घटक दल में एक ऐसे पार्टनर है जिस पर डाउट सबको होगा आखिरी दिन तक। उधर कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, वो भी 10 सीटों की डिमांड कम से कम कर रहे हैं। इधर ये साहनी साहब, वो डिप्टी सीएम की दावेदारी कर रहे हैं, जबकि अभी तक उनका कोई विधायक जो पिछली बार जीते थे सारे बीजेपी शरणम गच्छामी तो चले गए थे। अब किस आधार पर मांग रहे हैं? अगर वो डिप्टी सीएम मांग रहे हैं फिर तो माले का भी डिप्टी सीएम होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा सीटें हैं, उससे ज्यादा आधार काम है। सीट की दावेदारी भी बहुत लॉजिकल साहनी की कम से कम नहीं लग रही, लेकिन साहनी के बारे में कहा जाता है महत्वाकांक्षी आदमी है वो चुनाव के दिन भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले पलट जाए, कोई विश्वास नहीं किया सकता उन पर। तो वो एक चिंता का सबब है, उसी को मनाने की कोशिश हो रही है, जो हो जाए। मुझे लगता है बाकी लेफ्ट जो भी है, चाहे सीपीआई, सीपीएम या माले, तीनों के जो स्टेट्समेंट आए, सीट की दावेदारी हर कोई कर रहा है, लेकिन आखिरी में एक लाइन जरूर कहते हैं, हमने पहले ही तय कर दिया है जो इंडिया ब्लॉक के साथ रहना या महागठबंधन के साथ रहना। मुकेश सहनी के साथ ये बात नहीं आ रही है, तो वो एक चिंता की बात है। क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था। पहले इधर रहे और फिर पाला बदल के उधर चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ के चले गए थे, और उसके बाद जब उनके सारे विधायक बीजेपी ने खींच लिए तब उन्हें याद आया कि मजबूरी में आए। खैर मुकुल, जो दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है कि जिस तरह से प्रेशर है इंडिया गठबंधन में भी, खासतौर से 2 चेहरे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दलित वोट बिहार के लिए बहुत अहम है, और यहां पर चिराग पासवान जो उससे पहले बोल रहे थे कि मैं सारी सीटों पे लड़ूंगा, नीतीश कुमार को निशाने पे लिया हुआ था, तो चिराग पासवान, और दूसरी तरफ हम के जीतन मांझी जो मुसहर समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, दलितों में भी महादलित को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही के ऊपर काफी प्रेशर दिखाई दे रहा है और बड़ी मजबूरी में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम के नेता जीतन मांझी तो कह रहे हैं भाई जितनी भी दोगे हम ले लेंगे, नहीं तो लड़ेंगे ही नहीं, हम मान्यता ही नहीं रहेगी तो लड़ेंगे नहीं। तो ये जो है इसमें कुछ आपको दम लगता है कि लोग टिकेंगे अपनी सीट डिमांड को लेकर? देखिए, टिकेंगे तो जरूर, क्योंकि इधर जो है एनडीए की तरफ सत्ता का चुंबक है, अभी वो सत्ता में राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो टिकेंगे। उसके अलावा उनका कहीं और पुरसा हल है नहीं, तो वो अभी लास्ट मिनट तक वो अपनी बार्गेनिंग करेंगे, थोड़ी सी वो करेंगे कि हम या तो बिल्कुल नहीं लड़ रहे, उन्हें पता है कि ऐसा तो होगा नहीं, तो कुछ सीटें दी जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए किसी को पता है कि मुझे 3 ही मिलेंगी, तो मैं 15 मांगूं तो 7-8 तक कहीं मामला पहुंच जाए, तो ये सब चल रहा है अभी, क्योंकि अभी नामांकन शुरू हुआ है। तो सत्ता का चुंबक तो बहुत है। चिराग पासवान को लेकर भी तमाम बातें हैं। मान लीजिए इधर नहीं सेट होता सीटों का कि भाई यहाँ कंप्रोमाइज कर लीजिए, तो ऊपर कहीं केंद्र में आपको कहीं दे दिया जाए, या जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, बड़े उनके यहाँ कद्दावर नेता हैं, तो उन्हें कहीं किसी उसका अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि उनके पास है सारा। असली मसला फंसेगा यहाँ इंडिया गठबंधन में, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, ना राज्य की ना केंद्र की, तो उन्हें किस तरह से, तो किस तरह मनाया जाएगा। और आरजेडी की महत्वाकांक्षा है, तेजस्वी ने कहा, तो माले ने भी पहले घोषित कर दिया था कि हमारा नेता सीएम का जो है ना
सीएम कैंडिडेट तेजस्वी होगा। कांग्रेस का फंस रहा है, कांग्रेस भी थोड़ा सा अपना, क्योंकि उसे भी लगता है कि उसे बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। इस बार जैसे इन्होंने कहा कि आंख में आंख डाल के बात कर रही है, और वो हौसला बढ़ा है, वही वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो पूरा एक यात्रा रही है, और उसमें जो राहुल का वो हुआ है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि अभी ये लास्ट मिनट तक चलेगा। लेकिन दोनों तरफ की सर फुटबॉल की खबरें आ रही हैं, वो मैनेज होंगी। जैसे आपने कहा वीआईपी और इन सब की बात, मैं देख रहा था मीडिया पे, बताया जाता महागठबंधन की सरकार बनी तो 4 होंगे डिप्टी सीएम, तो ये होंगे वीआईपी से होंगे, ये होंगे, और एक मुसलमान भी होगा। तो तमाम अभी ये खबरें उछल रही हैं, खबर आ रही हैं, चीजें चलेंगी, पर उल्टी गिनती शुरू हो गई। बड़ा दिलचस्प है कि अब कौन किस तरह से स्मार्टली। एक आखिरी सवाल मुकुंद आपसे, इस सारी बहस में जो सारे चेहरे हैं उसमें पीके प्रशांत किशोर मीडिया के बहुत चहेते व्यक्ति हैं, और जिस तरह से नेशनल मीडिया में या कॉरपोरेट मीडिया में या गोदी मीडिया में उनके इंटरव्यूज चलते हैं, उससे ऐसा लगता है कि बस वही भावी मुख्यमंत्री हैं या वही किंग मेकर हैं या किंग हैं। ये भी डिबेट चल रही है कि ही इज अ किंग और अ किंग मेकर। तो जबकि जमीन पर उनके जो हाल फिलहाल के आंदोलन रहे वो सुपर फ्लॉप रहे, लेकिन पहुंच उन्होंने हर जगह बना ली है, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी दावेदारी। और इधर बिहार में जो भ्रष्टाचार वाले एक्सपोजर किए उन्होंने, खासतौर से नीतीश कुमार के सरकार में जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी या अशोक चौधरी, दोनों के ऊपर जो भ्रष्टाचार का खुलासा किया, आप कैसे देखते हैं पीके फैक्टर को बिहार की राजनीति में? एक चीज है, बिहार के चुनाव को उसने मतलब प्रशांत किशोर ने इंटरेस्टिंग तो बना ही दिया है, और वो जो किस तरह की पार्टी के पास कोई बैगेज नहीं होता है, तो खुल के किसी पे भी कुछ बोलने का पूरा छूट मिलता है, इसलिए खुल के बैटिंग वो कर रहे हैं। जिस तरह से कैंडिडेट भी उतारे हैं उन्होंने, वो चाहे टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, एक्टर्स हो, तो वो बहुत मैनेज करके मीडिया में जिसकी पॉपुलरिटी, क्योंकि मीडिया किसको चाहती है, किसको व्यूअरशिप मिलेगी उसके हिसाब से, जाहिर सी बात है जिस तरह के लोग मीडिया में पहले से नेताओं के इंटरव्यू चल ही रहे हैं, तो नए लोग उन्होंने एक किन्नर को बिहार में टिकट दिया। वो ये सारी चीजें उनको पता है मीडिया कैसे मैनेज करना है, क्योंकि पिछले 10-20 साल से वो हिंदुस्तान में यही करते रहे, तो उनको हर चीज पता है कब किस तरह खबर। कल जिस तरह से बोला 51 ही क्यों दिया आपने, आपको लिस्ट थी, तो बोला किसी ने मुझे बोला जो 51 सनातनी परंपरा में शुद्ध मतलब बेहतर और अच्छा होता है, शुभ होता है। तो अब इस तरह की चीजें भी जो प्रशांत किशोर बोलते हैं हम सबके साथ हैं, तो लेकिन जब मौका मिलता है सनातनी भी खेलने लगते हैं। तो प्रशांत किशोर के साथ एक अच्छी बात ये है, और लेकिन प्रशांत किशोर का ये भी है, चुनावी राजनीति देखें, अगर वो उपचुनाव ना लड़े होते तब तो लगता जो भाई जो होगा खुल जाएगा, लेकिन वो उपचुनाव लड़े थे, उसमें उनकी स्थिति दिखी थी, एक भी कैंडिडेट उनका नहीं जीता था। जो पूरे बिहार 243 सीटों बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जब पीछे उपचुनाव हुए उसमें उनकी क्या स्थिति रही थी, तो अभी तक तो देखना दिलचस्प रहेगा कि किधर जाएंगे, और क्योंकि मैं वोट काटेंगे या जोड़ दूं इसमें पीके वाला जो मामला है, मुझे लगता है क्योंकि हम सब जो लोग भी विश्लेषण करते हैं राजनीति का, वो बहुत पुराने उसके पैरामीटर्स भी रहते हैं। कई बार हमें नहीं भूलना चाहिए अरविंद केजरीवाल का उदय और ऊंचाई, और उसका फिर गिरना भी। हमने देखा था दिल्ली में शीला दीक्षित से जब अरविंद केजरीवाल के लिए सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था वो कहीं मैटर नहीं करते, है ना, और वो मुख्यमंत्री बन गए उनके खिलाफ लड़के। पंजाब में बिल्कुल वो गायब थे और वो अचानक वो आ गए। तो बहुत चीजें बदल रही हैं, और जिस तरह के चेंजेस भी अब वो हो रहे हैं, और जब आप बता रहे हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर ये उतार रहे हैं, तो ये सब भी मैटर करेगा, और वो एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर है, और उनका मुझे लगता है उपस्थिति दर्ज होगी। नहीं लेकिन देखिए पीके और केजरीवाल में जमीन आसमान का अंतर है। और केजरीवाल, ये पीके ने खुद कहा है, जो मैं केजरीवाल वो अपनी कंपैरिजन करते हैं, चाहे एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के हों या झारखंड के, लेकिन इनका क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, तो इसका विश्लेषण करना ही मुश्किल है, क्या स्थिति होगी वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। और वो ये भी याद रखना जरूरी है कि किस तरह से देश भर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव को मैनेज करते हुए वह एक बहुत सुनियोजित एजेंडे के साथ बिहार में आए हैं, और वह एजेंडा धीरे धीरे काफी खुलने लग गया है। फिलहाल इस पर हम निगाह रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर। दूसरे मुद्दा ऐसा है जिसने देश में बड़े पैमाने पर उन लोगों को आहत किया है जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं। जिस तरह से मनुवाद का शासन चल रहा है, और इसकी सबसे घिनौनी तस्वीर दिखाई दी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से सीजीआई बीआर गवई के ऊपर जूता फेंका गया, जूता फेंकने वाले को हीरो बनाया गया। हरियाणा में आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया और लिखा कि उसके साथ जातिगत उत्पीड़न हो रहा था, और वहीं रायबरेली में एक दलित मजदूर को पीट पीट कर मार डाला गया। यह सब होता है, लेकिन कहीं से भी दोषियों के ऊपर कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती। उसके उल्टा
लोगों को, जो लोग मार रहे हैं उन्हें हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्या है इस पे पंच, बताएंगे मुकुंद। बाबा जैसे कि आपने बताया, जो जिस तरह से गवई पे हमला हुआ, सबसे बड़ी चिंता की बात है जब जूता, इस तरह का हिंसक जूता न्यायालय तक पहुंच गया है। ये दिखा रहा है पिछले कुछ सालों में दक्षिण पंथ ने समाज को इतना हिंसक बना दिया है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? मेरा मानना है सीधा सीधा कि ये भाजपा आरएसएस के उसी हिंदू राष्ट्र की झांकी है जो वो बनाना चाहते हैं, जो उनका सपनों का राष्ट्र है, जिसमें एक जाति विशेष के लिए कोई जगह नहीं है, महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, दलित पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और आपने जैसे बताया सीजीआई से लेकर एक आम नागरिक तक जिस तरह जातीय दंश झेल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है और मुझे लगता है ये पूरे देश के मुंह पर तमाचा है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि ये तीनों तस्वीरें दरअसल देश के मौजूदा हालात की कहानी कह रही हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को गिराने वाले लोगों को पूजा जा रहा है। दरअसल यह गोडसे पूजकों का राज हो रहा है। जिस तरह से सीजीआई पर जूता फेंकने वाले का महिमा मंडन मीडिया में किया गया, उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह से उनके ऊपर एआई वीडियो बनाने वाले को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उसे हटाया नहीं गया, उससे बड़ा अपमान देश का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कुछ और हो नहीं सकता है। मुकुंद, जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, चारों तरफ दिखाई दे रही है, और इसमें सीजीआई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, कैमरे पर कैद हुआ। जिस शख्स ने जूता फेंका, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसे गिरफ्तार तक नहीं किया गया, कोई केस नहीं उसके ऊपर बना। और सीजीआई को उससे पहले जान की धमकी देने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, जो बैठकर चर्चा कर रहे थे, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, अनिरुद्धाचार्य पे कुछ नहीं हुआ। और इस इंसिडेंट के बाद यह जो एआई वीडियो बना वह अभी तक जारी है, किरकिर सिंह के प्लेटफॉर्म से जारी हुआ है। तो ये अजीब लग रहा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन या देश में कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं। अगर ये मुसलमान होता तो क्या होता? यही सवाल सबसे गंभीर है। जो इस तरह की, और चूंकि बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जिसको मुस्लिम समाज नकार कर, राम मंदिर से लेकर बहुत सारे सवाल, तो अगर उस पर किसी ने रिएक्शन किया तो उस पर क्या अभी तक एनएसए नहीं लगा होता? एनएसए लगा के वो जेल में होता, ये तो सच्चाई है। लेकिन आज इसके साथ सबसे बड़ा सवाल है जो वो उसके इंटरव्यूज मेन स्ट्रीम टीवी पे चलाए जा रहे हैं, बाकायदा अपना सुबह सुबह एएनआई पहुंच जाता है और एजेंडा सेट कर देता है, और वो अपना पक्ष ऐसे रख रहा है जैसे उसने कोई क्रांतिकारी काम किया हो। जज है, जज के फैसलों से सबको उसकी आलोचना करने का अधिकार है, और करते भी। इस देश में हमेशा जज को हर किसी ने कभी ना कभी उनके फैसलों पर क्रिटिसाइज किया है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन इस तरह का हिंसक होना, कोर्ट के अंदर जाके जूता मार देना, पिछले दिनों इस दिल्ली के अंदर 2 बड़े लोगों पर हमले हुए। एक का वीडियो चीफ जस्टिस वाला सामने आ गया, दूसरी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हुआ था। उस पर किस तरह से हमला हुआ, किसने किया, उसकी जानकारी तक पूरी तरह जिस तरह से गायब कर दी गई, टीवी में दिखाया, उसको अभी तक जेल से रिहा नहीं हुआ है वो। यहाँ तो वीडियो प्रूफ है, जूता फेंकता हुआ दिख रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर। देखा जाए तो मुख्यमंत्री से काफी ऊंचा पद है, उसकी गिरफ्त अगर चीफ जस्टिस खुद भी कह रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई ना हो, उसके बावजूद भी सुरक्षा एजेंसियों को क्या जिम्मेदारी है कि उस वकील की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? क्या इंटेंशन था उसका? क्या वो जूते के कुछ और भी फेंक सकता था? तो ये जो सारी एंगल उस पर पूरे तो छोड़ दिया गया है, और ये दिखा रहा है जिस तरीके, और इस सोशल मीडिया पर राइट विंग में देखेंगे, जो लोग उनको शेयर कर रहे हैं, जो लोग उसकी बार बार तारीफ कर रहे हैं या उसके पक्ष में बात कर रहे हैं, वो कौन है? वो वही लोग हैं जो नाथूराम गोडसे को शहीद मानते हैं, उसी की महिमा मंडन करते हैं। सेम लोग इसका बचाव कर रहे हैं। और इस तरह की जितने भी दलितों पर अटैक्स होते हैं, तो उसको जो सबसे बड़ा सवाल तो इसमें ये उठता है, जो समाज हमारा जो बड़ा हिस्सा बार बार कहता है आरक्षण मतलब जाति के आधार पर, ऊंचाई के या आपके कितनी आर्थिक स्थिति, सब गवई की तो आर्थिक स्थिति अच्छी है ना, लेकिन चीफ जस्टिस होने के बाद तुम्हें हमला हुआ। तो ये दिखा रहा है जो समाज में किस तरह की कुरीतियां बढ़ाई गई हैं और हिंसक बनाया जा रहा है। लेकिन मुकुल, ये भी चीज दिखाई दे रही है कि जब सत्ता चाहती है तो कानून अपनी जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, और ये तमाम लोग जो सिर्फ नफरत ही नहीं हिंसा फैला रहे हैं, इनके खिलाफ इतना भी कार्रवाई दिखावे के लिए भी, अब दिखावा भी जरूरी नहीं है कि दलित सीजीआई पर हुआ है, आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया और लंबा चौड़ा नोट लिखा है, पत्नी आईएएस ऑफिसर हैं, वह आकर कह रही हैं और नामजद एफआईआर करा रही हैं। तो ये एक बड़ी डरावनी सी स्थिति है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है और ऐसा लग रहा है कि मनुस्मृति ही देश को चला रही है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब मुझे लगता है कि कोई अलग से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है या संविधान को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है।
कोई आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं है। वो सब चीज़ें इस समय मौजूद हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। और जैसे मुकुंद ने भी कहा, बहुत सही बात कही कि हम जो बार बार कहते हैं क्रीमी लेयर, तो वो दलितों में क्रीमी लेयर होने के बावजूद उन्हें ये सब दंश सहना पड़ रहा है। सीजीआई, आप एक जिला अदालत में ये तू तड़ाक, ये जूता तो बहुत दूर की बात, तू तड़ाक नहीं कर सकते, और वहां सबसे बड़ी अदालत में देश की जूता उछाल दिया जाता है। और अगर वो नहीं कर रहे गवाही, तो दूसरे जज हैं, रजिस्ट्रार है वहां का, उन्हें एक्शन लेना चाहिए, सुरक्षा एजेंसी को लेना चाहिए। कितना खतरनाक है। नहीं, कानून के लिहाज से कुछ नहीं, क्राइम हुआ है, पुलिस को अपने आप एफआईआर करनी है। और वो बता रहे थे, मैंने बाद में सुना भी कि पुलिस ने अच्छा व्यवहार किया। पुलिस ने शायद पहली बार, जो उसका स्लोगन है शांति न्याय मित्र पुलिस, उसने उनके साथ जो वो जूता फेंकने वाला उसके साथ किया, उसे चाय वाय भी पिलाई, खाना रिटर्न में गिफ्ट दे दिया, जूता वापस कर दिया, जिससे क्राइम हुआ है। ये देखिए, दूसरा इससे भी भयानक जो हो रहा है अब, एक तो इसका महिमा मंडन हो रहा है, दूसरा उससे जो सपोर्ट करते हैं, उससे पहले जो उकसा रहे थे, उनके वीडियो हैं जी, वो ट्वीट भी कर रहे थे, उसके बाद भी उन्हें कुछ मिनट को हिरासत में लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, वो खूब बाहर आ जाते हैं। इसी के बरक्स आप देखिए, आप तो मुसलमान पूछ रहे थे, मुसलमान होता तो सिर्फ वही एनएसए में नहीं होता, पूरी कौम को आप ब्लैक पेंट कर दिया जाता और तमाम बुलडोजर चल रहा होता सब लोगों पर। आप याद कीजिए, जो कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके ही पक्ष में लिखा था, और एक हमारे प्रोफेसर ने एक नोट लिखा था, बड़ा इंटेलेक्चुअल, उन पर मुकदमा हो गया, जांच बैठ गई, और उन पर तमाम ये जांच वो जांच। और यहां जो है, जो लोग सीजीआई के इसके हमले के पक्ष में लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, तो उन पर कोई वो नहीं। तो ये एक बड़ा भयानक वो है, लेकिन यही सच्चाई है, यही आरएसएस का हिंदू राष्ट्र। अब चलते हैं अपने तीसरे अहम सवाल पर, जो दरअसल दिल दहलाने वाली सच्चाई है। इस देश में, विकसित भारत में 25 बच्चे मर जाते हैं जानलेवा सिरप से, और पूरी की पूरी खामोशी, आपराधिक चुप्पी बनी रहती है। कोई जिम्मेदार नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, और गिरफ्तारी भी होती है तो एक छोटे से डॉक्टर की। यह सारा मामला बीजेपी के मध्य प्रदेश का है, छिंदवाड़ा का है, जहां पर बच्चे, निश्चित तौर पर गरीब बच्चे और निश्चित तौर पर हिंदू बच्चे, जिनके ऊपर किसी का खून नहीं खौला, कोई कैंपेन नहीं करने गया कि यहां पर न्याय मिले। और मुख्यमंत्री जनाब यह कहते हैं कि कल हमने इस पे चर्चा कर ली, अब इस पे कितने दिन तक हम चर्चा करेंगे। ना स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होता है, ना कुछ होता है। यह जो भयानक तस्वीर है, यह दरअसल बता रही है कि देश में किस तरह से मीडिया देखता है और हम देखते हैं गरीब बच्चों की मौतों का दृश्य। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि भाजपा के राज में अपराध नहीं होता, मौत नहीं होती, चाहे वो कुंभ से लेकर यहाँ कफ सिरप से मौत तक आप ले लीजिए। वहां वो कोई ना कोई बीच में, अगर ज्यादा आप पे दबाव पड़ता है तो कोई ना कोई बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर डॉक्टर कफील जैसा कोई बकरा मिल जाए उन्हें, तो उनकी वाह हो जाती है और वो सारे उसको मटियामेट, उस पर लीपापोती कर देते हैं और सारा दोष दूसरों पे दे देते हैं। ऐसी इस मामले में होगा, उनसे कोई बहुत सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, कोई जांच आयोग नहीं बना है, यही सब होगा। तो भाजपा के राज में ना अपराध है, ना मौत। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन पूरी तरह से क्रिमिनल चुप्पी में लिप्त है और मीडिया कोई उससे जवाब मांगने की स्थिति में नहीं है। 25 बच्चे मारे गए हैं, छोटे बच्चे, जानलेवा सिरप से, और ऐसे सिरप से जो 40 बार टेस्ट में फेल हो चुका था, लेकिन तब भी सरकार उसे बांट रही थी। कायदे से वहां का स्वास्थ्य मंत्री, उसको बाहर होना चाहिए, उसका इस्तीफा होना चाहिए, और मुख्यमंत्री से जवाब पूछा जाना चाहिए, जो मुस्कुराते हुए तमाम चीजों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा पर साफ कहना है, ऐसी घटनाएं देश में कई बार होती बीजेपी शासन में, लेकिन जैसा हर बार सरकार बच जाती है और अपना जिम्मेदारी से मुक्त रहती है, इस बार भी है। और भाजपा में तो पहले ही कह चुके हैं, जो वो इस्तीफे होते नहीं है तो ये जिम्मेदारी मुक्त सरकार है। लोग मर रहे हैं, खुद ही मरे, उनकी भले सरकारी दवाई से मरे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी आम लोगों की पर ही डाल दी जाएगी। मुकुंद, मान लीजिए कि अगर इस तरह की घटना पंजाब, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल, यानी विपक्ष की सरकारें जहां चल रही हैं वहां होती, तब दृश्य क्या होता? मुझे लगता है भाषा, हम जैसे लोग या बाकी जो लोग न्याय की उम्मीद अभी भी कर रहे हैं ना, हमारी ही मूर्खता है। इस सरकार में बच्चों के लिए क्या है? गोरखपुर में जो हुआ था,
जब जिसमें डॉक्टर कफील पे पूरा NSL आगे बंद कर दिया, उसकी जिम्मेदारी आज तक किसकी तय हुई? किसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचा था? 50 से ज्यादा बच्चे मौत हो गए, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो आज जब 20 बच्चे मर रहे हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? या राजस्थान में 4 बच्चे 5 बच्चे मरे हैं, तो ये 20-25 मौतों से कुछ बच्चों, जो गरीब लोगों की मौत है उस पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से अब ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट हो सकता है क्या किसी मुख्यमंत्री का, जो आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस को प्रोटेस्ट कर रही है, प्रोटेस्ट कर जाएगी तमिलनाडु में, क्योंकि दवाई तमिलनाडु बनी है। अगर जहर पाकिस्तान में ड्रग्स बन रहा है, अगर वो पंजाब में बिक रहा है, तो पंजाब के लोग जाके पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप वो स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा, स्वास्थ्य सेक्रेटरी क्या जिम्मेदारी थी, वो दवाई कैसे बट रही थी, इस पर सवाल कौन पूछेगा? और मुख्यमंत्री इतनी बेहूदगी के साथ रोज मीडिया के सामने कुल जलूल बयान दे रहा है, उस पर सेंटर का हेल्थ मिनिस्टर जो नड्डा, जिनकी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, कम से कम 100 को नोटिस भेजना चाहिए। ये किस तरह का बयान दे रहे हो तुम? कम से कम मौत पर सहानुभूति तक नहीं जता पा रहा वो मुख्यमंत्री, और वो उस तरह के विपक्ष को सवाल घेरे में डाल रहा है। अब वो दवाई अगर है, आप मालिक को गिरफ्तार कर लेंगे, मालिक गिरफ्तार हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी तय जाएगा। उसके बाद सिस्टम हमारा क्या कर रहा है? हर राज्य के अंदर केंद्र के स्तर पर दवाई का निरीक्षण करने की जांच के लिए। और सवाल सिर्फ यही सिरप का नहीं, जिस तरह से राजस्थान पत्रिका और भास्कर ने खास तौर से रिपोर्टिंग करके बताई कि मध्य प्रदेश में पैरासिटामोल से लेकर तमाम इंजेक्शंस और कफ सिरप सिर्फ एक नहीं, बड़े पैमाने पे जो फर्जी बिक रहे हैं, जिनसे लोगों की जान जा रही है। और यहाँ पर बच्चे और बच्चों की जो माता पिता की कहानी है कि कोई सुविधा नहीं थी। अब आप सोचिए, छिंदवाड़ा और उसके आसपास जितने अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, कहीं पर भी डायलिसिस की सुविधा नहीं। सारे बच्चे नागपुर में मरते हैं क्योंकि नागपुर उनके परिवार ले जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। जब ये घटना हुई, इसके बाद कल मैं देख रहा था, जो हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोलर हैं, उनका बयान आया, उन्होंने नोटिस जारी किया हर राज्य को, आप दवाई की जांच करें। इससे पहले क्या कर रहा था? और मैं तो रिपोर्ट पढ़ रहा था, कितनी खतरनाक दवाई है ये। बच्चों की किडनियां छोड़िए, उसमें जो केमिकल की मात्रा 400 गुना ज्यादा है, वो हाथी नुमा शरीर के लिए भी, उसकी किडनी पर भी नुकसान कर सकता है। तो इस ऐसी जहरीली दवाइयां सरकार बंटवा रही है, तो सीधे सीधे क्रिमिनल मुकदमा तो सरकार पे बनता है। सरकार को स्वास्थ्य मंत्री को जेल जाना चाहिए। और सब जानते हैं, सब भ्रष्टाचार दवाइयों के अंदर कितना होता है, किस तरह से डॉक्टरों को करप्शन गिफ्ट के नाम पे मोटा दिया जाता है, और किस तरह से फर्जी दवाइयां लिखते हैं। जी मुकुल, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मध्य प्रदेश की चर्चा है, मध्य प्रदेश व्यापम की नगरी रहा है, जहां पर सबसे बड़ा घोटाला मेडिकल एग्जामिनेशन में, कितने फर्जी डॉक्टर्स हैं हमें पता नहीं, लेकिन कहीं से भी जो जवाबदेही है, अगर आपको लगता है कि मीडिया कम से कम एक कैंपेन ही चलाता, क्योंकि यहाँ पर सारे गरीब बच्चे मरे हैं, बच्चों की मौतों से सारे लोग, मुझे लगता है कि अभी भी उद्वेलित होते ही होंगे, और सवाल पूछते कम से कम आप स्वास्थ्य मंत्री से कि स्वास्थ्य मंत्री कितने परिवारों से जाकर मिले, क्या वहां पे आपने जो 4-4 लाख दे दिया, लेकिन यहाँ पर मीडिया भी कोई जिम्मेदारी करता हुआ, सवाल पूछता हुआ तक नजर नहीं आ रहा। वही है कि देखिए, मैंने पहले कहा कि भाजपा के राज में ना घोटाला है, ना अपराध है। घोटाले की आपने बात की तो कैग की रिपोर्ट बिहार को लेकर भी आई थी, उस पर भी खामोशी हो गई थी। मौत पर जैसे बात की आपने, अभी खबर थी कि राजस्थान के SMS अस्पताल के ICU में आग लग गई, उसके लिए भी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली गई। हमने पिछले दिनों देखा है भाजपा राज में किस तरह से कभी वो कह देते हैं डॉक्टर कपिल जैसा बकरा ढूंढ लेते हैं, कभी वो कहते हैं इस मौसम में बच्चे मरते ही हैं। बिहार में कह देता अभी इस मौसम में अपराध ज्यादा होते ही हैं क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। तो ये अजीबोगरीब तर्क देते हैं और उनका गिरबान कोई नहीं पकड़ता। तो ये पूरा वो है। और हमारा जुडिशरी भी इस मामले में संज्ञान इस तरह नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी PIL खारिज कर दी, जबकि इस पर एक जांच आयोग बैठना चाहिए। और मुझे लगता है सारी दवाइयों का, जितनी दवाइयां इस तरह से सरकारी तौर पर या बिक रही हैं, उनका एक अध्ययन होता, उनका एक गुणवत्ता की जांच होती। मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ये जीवन मरण का प्रश्न है। जब ये बता रहे हैं, तमाम रिपोर्ट आ रही है कि वो बच्चे ही नहीं बड़े भी उससे प्रभावित हो सकते हैं, मर सकते हैं उस कप सिरप से। तो एक कप सिरप नहीं, अब पता नहीं कितने कप सिरप में क्या क्या है, जांच से तो पता लगेगा। पर आप जांच नहीं कराएंगे, अपनी जवाबदेही नहीं होगी, कोई इस्तीफे तो भाई इस सरकार में होते नहीं है। तो यही सब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ये जो तीनों मुद्दे हैं, यह लोगों को परेशान करने वाले और लोकतंत्र का सवाल ढूंढने वाले हैं कि कम से कम सवाल तो उठाओ, कम से कम जवाबदेही तो मांगो, वरना सरकार बेलगाम हो गई तो अपने घर के बच्चे भी बचेंगे कि नहीं, यह भी सोचना बहुत जरूरी है। शुक्रिया।